नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो दिल्ली से आ रही है, जहां आज संसद का आज से शीतकालीन सत्र है। शीतकालीन सत्र में कई विधेयक पेश होंगे। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां शीतकालीन सत्र का आगाज होगा आज से और संभवतः इसमें कई विधेयक पेश होंगे। अडानी मामले पर विपक्ष सरकार पर हमला कर सकता है और इसकी प्रबल संभावना है। जिस तरह से अमेरिकी जांच एजेंसियों ने आरोप तय किए हैं अडानी ग्रुप पर, ऐसे में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार हो सकती है। वक्फ विधेयक पर भी संसद में हंगामे के खूब आसार नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी संसद में और हंगामे के भी खूब आसार हैं। इस सत्र में अडानी और वक्फ संशोधन विधेयक की ही गूंज सुनाई देने के पूरी संभावना नजर आ रही है। अडानी समूह को लेकर समय समय पर सरकार पर विपक्ष निशाना साधता रहा है। विपक्ष ने रिश्वत प्रकरण के सामने आने के बाद और भी हमलावर रुख अपना लिया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक अडानी मामले में पहले ही दिन चर्चा कराने पर अड़ी है। दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष के विरोध की परवाह न करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक इसी सत्र में पेश करने का संकेत दिया है। इससे पहले शीत सत्र से पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर पहले ही दिन चर्चा कराने की मांग की, तो वहीं सरकार ने कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस और गौरव गोगोई और उधर से आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने अडानी समूह पर लगे आरोपों, भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका में दर्ज मुकदमे को बेहद गंभीर बताया। दोनों नेताओं ने सोमवार को सभी काम रोककर पहले इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए, ऐसी बात कही। इसके अलावा कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा, उत्तर भारत में प्रदूषण का कहर, महंगाई और बेरोजगारी पर सत्र के दौरान चर्चा कराने की मांग की। हमारे साथ इस वक्त बतौर इनपुट हेड राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, तो आज से शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है। आपको क्या लगता है कि आराम से सत्र निकलेगा या फिर इतिहास को देखते हुए विगत कुछ सालों की यह हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इस बार भी शीतकालीन सत्र का जो आगाज है वो हंगामेदार ही होगा, और खासकर तब जब विपक्ष को उनका फेवरेट अडानी मुद्दा मिल गया है? जी हाँ कुणाल, ये माफ कीजिएगा, जी हाँ कुणाल, ये बिल्कुल हंगामेदार सत्र रहने की आशंका है, क्योंकि विपक्ष के पास में कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें जैसे अभी आपने जिक्र किया, ये अडानी वाला मुद्दा है, उसके बाद में वक्फ बिल का मुद्दा है, उसके बाद संभल है जो अभी कल ही जिसमें डेवलपमेंट हुआ है, 5 लोग विपक्ष के बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को घेरेगा और चाहेगा कि सबसे पहले इन ही मुद्दों पर बातचीत हो, और मणिपुर को लेकर के सरकार विपक्ष एक बार फिर प्रधानमंत्री को घेरेगा और कहेगा कि अभी तक प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे, प्रधानमंत्री आकर के इस पर जवाब दें, इस पर बोलें। अडानी मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें यूएस में उनके खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और इस बार जो है जो सत्ता पक्ष ने 16 कुल विधेयक रखे हैं जिन पर चर्चा की जानी, जिसमें से 11 जो है पुराने हैं और 5 विधेयक नए हैं। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो बहुत ही ज्यादा हंगामा हो सकता है उस बिल पर। इसके अलावा पंजाब न्यायालय संशोधन बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, गोवा में SC/ST को समायोजित करने वाला बिल, रेलवे संशोधन बिल और बैंकिंग कानून संशोधन बिल, ये सारे बिल जो हैं इन समेत कुल जो है 16 विधेयकों पर चर्चा होनी है। लेकिन ये देखना यह है कि क्या वास्तव में विपक्ष इन सारे विधेयकों पर बात करना चाहेगा, जबकि इसके सामने संभल का मुद्दा है, उसके सामने वक्फ बोर्ड का मुद्दा है और अडानी का मुद्दा है। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के संसद में भयंकर हंगामा होने की आशंका है। हालांकि कल किरेन रिजिजू ने जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, 30 पार्टियां इसमें शामिल थी, कांग्रेस भी इसमें शामिल थी, और जो पार्टियां शामिल थी उन्होंने जो अपने अपने मुद्दे रखे उसी को देख करके लगता है कि हंगामेदार रहेगा। हालांकि आज अभी कुछ देर बाद जो है वो
खड़गे साहब ने बैठक बुलाई है जिसमें एनडीए के सदस्य शामिल होंगे और ये भी संभावना है कि संसद जाने से पहले प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। जी कुणाल। राजीव जी, सर्वदलीय बैठक मतलब जिस तरह से हुई और उसमें पहले ही विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने इसका आगाज कर दिया कि भाई इन मुद्दों पर क्रमशः, जैसे अडानी जी का मुद्दा हो गया, वक्फा, इन पे ऊपर चर्चा होनी चाहिए पहले। इसका मतलब उनके मंसूबे क्लियर है। तो क्या इस बार फिर से वही होगा? अपील तो की है सरकार की तरफ से कि भाई अच्छे से चलने दीजिए, लोगों के हित का ध्यान रखा जाएगा इसमें, लेकिन फिर वॉकआउट को हम देख सकते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से तकरार बढ़ रहा है वैसे में वही होना है लगता है। देखिए, विपक्ष कहेगा कि सारे बिजनेस आप सस्पेंड कीजिए, सबसे पहले इन मुद्दों पर बात कीजिए। हाँ। सत्ता पक्ष कहेगा कि भाई आप क्वेश्चन आवर्स में क्वेश्चन उठाइएगा, 0 आवर्स में जो आपको मौका मिलता है वो कीजिएगा, लेकिन जो संसद, जिस तरीके से संसद चलती है आप उसको संसद को चलने दीजिए। आपको अधिकार है सवाल पूछने का, जब आपकी बारी आए तब आप सवाल पूछिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष के सामने मेंशनिंग की जाएगी, विशेष रूप से अलग अलग इन मुद्दों को उठाने के लिए। तो हंगामा होगा। अच्छा, सत्ता पक्ष थोड़ा सा जोश में है क्योंकि महाराष्ट्र में उसे बहुत अच्छा मैंडेट मिला है, बम्पर जीत मिली है। तो विपक्ष जो है वो ये भी चाहेगा कि सत्ता पक्ष का जो जोश है वो जो है उस पर थोड़ा सा कुंद किया जाए और वहीं सत्ता पक्ष अपने पूरे जोश के साथ विपक्ष पर हावी रहने की कोशिश करेगा। मतलब देखना दिलचस्प होगा राजीव जी, इस बार का जो शीतकालीन सत्र है उसे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे। इसे दिलचस्प तो नहीं कहेंगे, तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होता है तो इसमें आम लोगों के पैसे को आग लगती है, तो ये दिलचस्प तो नहीं है। वही तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन इसमें रुकावट और बाधा डाल रहा है, उसकी कोशिश कौन ज्यादा कर रहा है। हाँ, तो ये ठीक है, बहुत चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। हम भी यही अपील करते हैं कि जो वैल्यूएबल मोमेंट्स हैं संसद के सत्र का वो जरूर कंटिन्यू होना चाहिए, ताकि जनता को उनके मुद्दों पर, वाकई जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके और उनके पैसे का भी सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई वो आपको बता दें, जहां एनडीए की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार बातचीत जारी है। यह बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी जीत दर्ज करने के बावजूद महायुति में अभी भी सीएम फेस को लेकर सस्पेंस है। आज संभवतः सीएम कौन होगा इसका ऐलान हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, इन दो चेहरों के ऊपर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है और संभावना है कि इन्हीं दो में से कोई एक अगला मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद 26 नवंबर तक सरकार का गठन हो जाना चाहिए। बीजेपी आला कमान चाहता है कि प्रदेश में बिना राष्ट्रपति शासन लगे सरकार का गठन हो जाए। इसके लिए आज सीएम पद का फेस तय करने के साथ ही नए सीएम को शपथ भी लेनी होगी। ऐसे में राजभवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे और एनसीपी की तरफ से अजीत पवार दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से कोई एक फिर से सीएम बन सकता है। इसके अलावा 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले पर भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया जा सकता है, जबकि एकनाथ शिंदे को सूबे के सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके बाद बीजेपी की बारी आने पर सरकार में शामिल किसी कैबिनेट मंत्री या पूर्व बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। संवाददाता हमारे सर्वजीत सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सीधे उनका रुख करेंगे। सर्वजीत, तो आज माना जाए दी डे है, फाइनल डे है, आज संभवतः जितना भी मंथन होना है हो जाए, लेकिन महाराष्ट्र को अगला कौन सा मुख्यमंत्री मिलेगा इसके ऊपर आज ऐलान संभव है, क्योंकि जो भी होना है आज ही होना जरूरी है, क्योंकि कल तक ही उसकी मियाद है। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है सर्वजीत? जी, लगातार जिस तरह से जीत हासिल करने के बाद सभी पार्टियों जो है अपना मुंबई के ताजलैंड में बैठक जारी है। शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे की तरफ से सभी विधायक हैं, वहां देर रात से बैठक शुरू है। बैठक में पूरी तरह से गठ नेता चुना गया है। गठ नेता चुनने के बाद जो गठ नेता फैसला लेगा उस पर ही निर्णय किया जाएगा। तो दोनों पक्षों की तरफ से, अजीत पवार की तरफ से भी गठ नेता चुना गया है और
एकनाथ शिंदे की तरफ से भी और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, तीनों में मंथन किया जा रहा है। मंथन में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि तीनों के मुखिया मीटिंग करने के बाद बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी की बैठक होगी, जिसपे बाद ये निर्णय लिया जाएगा। तो पूरी तरह से निगाहें मुख्यमंत्री चेहरे पर है। हालांकि तीनों पक्ष आपस में बैठकों का दौर शुरू है। आज भी पूरी तरह से बैठक का जो दौर है, पूरा दिन बैठक रहेगा। बैठक में अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, या एकनाथ शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस, या कोई नया चेहरे को मौका दिया जाएगा। हालांकि सबकी निगाहें इसी पे हैं। पूरी तरह से महाराष्ट्र में बैठक के बाद दिल्ली से बैठक की जाएगी, वहां से निर्णय लिया सकता है। पूरी जो कमेटी की बैठक होगी वहां पे बताया जाएगा, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 2.5 साल का भी सीएम का जो प्रस्ताव है वो भी रखा जाएगा। तो देखना है कि क्या इसमें क्या निर्णय आता है। क्या 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे, या 2.5 साल के लिए, या मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा। पूरी तरह से मंथन अभी भी जारी है। नहीं, जब से चुनावी नतीजे आए हैं सरजीत, तब से मंथन जारी है, बैठकें ही चल रही हैं, ऊहापोह की स्थिति है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कब तक कोई एक नाम पर मुहर लगेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया सरजीत। और इस बीच एक और बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची और वहां से जुड़ी सियासत की, जहां पर राज्यपाल से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। दोबारा सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया है और अब लगता है कि 28 नवंबर को ही शपथ ग्रहण इस नई सरकार का हो जाएगा। तो यह बड़ी खबर झारखंड की सियासत से हम आपको बता रहे हैं। वहां प्रचंड जीत हासिल करने के बाद वहां के सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात कर ली और 28 नवंबर की वह तारीख है जब संभवतः शपथ ग्रहण हो सकता है। हेमंत की कैबिनेट में कांग्रेस और आरजेडी को भी जगह मिलेगी, इसकी पूरी संभावना है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन ने नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। वह रविवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलने पहुंचे। राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सीएम हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। इसके साथ ही नई सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। अजय, तो आखिरकार जो भी सस्पेंस था किस दिन संभवतः शपथ ग्रहण होगा, और अब सस्पेंस सिर्फ इस पर है संभवतः कि कौन वो चेहरे होंगे जो झारखंड में नई कैबिनेट में शामिल होंगे। क्या 28 नवंबर की तारीख जो है वो मुकर्रर हो गई है, उसी दिन शपथ ग्रहण होगा? और इस पूरे मामले में जिसमें राज्यपाल से उन्होंने मिला है, अपनी विधायकों के समर्थन पत्र को सौंपा है, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि जो है कल जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो अपना इस्तीफा देते हैं और उसके बाद वो जो है झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जो हैं उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहते हैं। और वो जो है उन्होंने सरकार बनाने का जो दावा जब पेश किया था तो उनके साथ जो है कुछ लोग भी उनके साथ हुए, जैसे कि हेमंत सोरेन थे और उनके साथ जो है राजद के जो विधायक जिनको जो पुराने चेहरे हैं जो देवघर से चुनाव जो जीते हैं, सुरेश पासवान थे, उनके पीए सुनील श्रीवास्तव थे, अभिषेक पिंटू थे। तो जैसे ही वो मिले तो उन्होंने वो जो है राज्यपाल जो है उनको न्योता दिया है और 28 नवंबर को ये दिन जो है मुकर्रर की गई है कि इन जो है मंत्रिमंडल जो है झारखंड का जो नई सरकार जो होगी वो गठन मतलब मंत्रिमंडल का जो शपथ होगा 28 को होगा। देखने वाली बात है कि जो सीट फार्मूला का जब कल बीते रात में तब कल जब बीते दिन था तो जब चारों ये पहले जो है मुख्यमंत्री के यहाँ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चे के जब सारे विधायक थे वो आपस में जब मिले और मंत्रणा की, इसके बाद जो है दूसरी पाली में जब शुरू हुआ तो उसके बाद जो है जो गठबंधन दल के जितने विधायक थे उनके साथ मंत्रणा हुआ। और इस दरमियान जो गठबंधन घटक दल हैं जैसे कांग्रेस हुई, आरजेडी हुई, और ये इन लोग भी अलग अलग उन्होंने अपनी अपनी बैठकें की हैं। इसके बाद से जो है बैठक करने के बाद वो जो है ये सब सम्मति से जब एक साथ ही लोग जुटे तो इसमें लगभग एक बात तो लगभग तय है कि जो सीटों का जो बंटवारे का जो फार्मूला है वो लगभग पुराना ही रहेगा। यानी 6 लोग रहेंगे, 6 जेएमएम, 4 कांग्रेस
और एक आरजेडी का। हाँ, तो हाँ। ये जो 6-4 और ये है, लेकिन जो अंदर खाने से जो बात समझ ये निकल के आ रही है कि अभी मुख्यमंत्री 28 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो मुख्यमंत्री होंगे और आरजेडी तथा कांग्रेस से एक विधायक जो है उनका एक शपथ लेंगे। इसके बाद जो है आरजेडी ने जो सुरेश पासवान से हैं उनसे हमारी टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने कहा था कि हाँ, हम लोग जो है इसके लिए अधिकृत जो हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं वो जो है इसका फैसला करेंगे कि इसमें कौन क्या होगा, मंत्रिमंडल में हम लोग कौन लोग शामिल होंगे। ठीक है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो है सारे जो है गुलाम मोहम्मद मीर हैं, मल्लिकार्जुन हैं और ये जो है इन लोगों का अधिकृत कर दिया गया है। जो स्पेशल एक मल्लूरू एक करके हैं स्पेशल जो पर्यवेक्षक माने गए हैं वो भी सब रांची में हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, सब रांची में। और अब बहुत ज्यादा वक्त है भी नहीं, 28 को पता चल ही जाएगा किस कोटे से कौन मंत्री बन रहा है, उसके ऊपर सस्पेंस के बादल छट जाएंगे। तमाम अपडेट देने के लिए अजय जी आपका शुक्रिया। और भी संभल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां संभल हिंसा में अपडेट है कि एनएसए के तहत अब कार्रवाई होगी। पुलिस अब सख्त कार्रवाई कर रही है, कर सकती है और एनएसए के तहत ही अब कार्रवाई होगी। यह बड़ी खबर संभल में, जहां कल सर्वे करने गई टीम पर पथराव हुआ, पुलिस बल के ऊपर पथराव हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से दागे गए, 3 लोगों की मौत की भी खबर आई। महिलाओं सहित 21 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। यह बड़ी खबर संभल से हम आपको बता रहे हैं, जहां जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। संभल हिंसा में कल तक 3 लोगों की मौत की खबर आ रही थी, जो अब 5 लोगों में तब्दील हो गई है। 5 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। रातों रात तीनों मृतकों को दफना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुए बवाल को लेकर पुलिस अब सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 21 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं एहतियात के तौर पर जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और संभल घटना से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां आरएसएस का भी अब बयान आ गया है। आरएसएस मुस्लिम विंग के प्रमुख इंद्रेश कुमार का एक बयान सामने आया है। इंद्रेश कुमार ने दंगे के लिए सपा सांसद तौकीर रजा को जिम्मेदार ठहराया है। इंद्रेश कुमार ने तौकीर रजा और एक अन्य व्यक्ति मदनी को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देखिए कल संभल में ये पत्थरबाजी और ये तमाम घटनाएं हुई थी, आगजनी, तोड़फोड़, लोगों की मौत हो गई और अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। तो आरएसएस की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है और वहां पर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि तौकीर रजा और मदनी इसके लिए जिम्मेदार है। चरण सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। चरण, तो अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, लेकिन अब इसमें आरएसएस का भी एक बयान सामने आ गया है। जिम्मेदारी तय कर दी गई है सपा सांसद की भी। ये बहुत ही प्रथम दृष्टया बहुत जल्दी नहीं होगा। और दूसरा कि जो लोग हताहत हुए हैं उनको इतनी जल्दी रातों रात दफना दिया गया, इसके ऊपर भी क्या कुछ अभी तक अपडेट है? और टोटल संभल के मामले पर अभी तक लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? चरण जी, संबंध की जो बवाल मचा था कल एक सर्वे के दौरान, और उस समय जो मामला था तो कई लोग उसमें जो है चोटाल हुए थे, घायल हुए थे, पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए थे। और साथ ही इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि 12 तक की कक्षाएं जो है कल जो है आज के लिए बंद कर दी गई हैं। साथ ही शाम से 24 घंटे के लिए नेट जिला प्रशासन ने बंद कर दिया गया। लेकिन जो लोग बाहरी क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं या फिर सामाजिक संगठन है या फिर कोई नेता है, बगैर अनुमति के जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। ये जिला प्रशासन का आदेश है, कोई भी यहाँ पर इस तरह से कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। चरण, जिनकी मृत्यु हुई है, किस कारणों से मृत्यु है, कुछ खुलासा हुआ है? कैसे उनकी मृत्यु हुई? रातों रात उन्हें दफनाया गया?
जी, ये तो अभी जिला प्रशासन ने कोई भी इस बारे से कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन जो चीज है वो कहीं ना कहीं जो है ये जो गोलियां जो चली हैं कहीं ना कहीं उसके भी शिकार हुए हैं लोग, और इस तरह से जो पुलिसकर्मी है उनके भी ये जो है छर्रे वगैरह लगे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अब किसकी गोली से कौन मरा है ये तो जो है तो या तो फिर पोस्टमार्टम में निकल कर आएगा या फिर जो है इसकी जांच होगी तभी जब निकल कर दफना ही आएगा। दिया गया है चरण, तो अब क्या ही पोस्टमार्टम होगा। खैर, आप पूरी नजर बनाए रखिएगा, इन लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल आपका शुक्रिया। वहीं बिहार में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने आरजेडी से 2 और माले से 1 सीट छीन ली है। चारों विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह बीजेपी की आखिरी जीत है, इसके बाद बीजेपी नहीं जीतेगी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को गुमराह किया है, लेकिन बिहार में उनका वही हश्र होगा जो झारखंड में हुआ। तेजस्वी यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक सतीश कुमार ने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। संबोधन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि झारखंड जीते हैं, बिहार भी जीतेंगे। बिहार बदलाव चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार है और अपराध भी संलिप्त है। प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार के लिए किए गए एक भी वायदे को आज तक पूरा नहीं करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा 11 साल पीएम वो रह लिए, लेकिन बिहार से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार भी नहीं मिला। बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं, केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे पर भी हमला किया। कहा कि सरकार जनता को परेशान कर रही है। रुहेलखंड का प्रमुख समाजवादी नेता मां बेटी के यौन शोषण के मामले में फंस गए हैं। बदायूं के प्रमुख समाजवादी पार्टी नेता और कारोबारी खालिद परवेज पर महिला से लंबे समय तक रेप और उसकी 11 साल की मासूम बेटी से छेड़छाड़ कर जबरन निकाह को दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अभिनय की दुनिया में भी सक्रिय रह चुके यह सपा नेता हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरार चल रहे खालिद परवेज को पकड़ने के लिए बदायूं पुलिस ने उनके सर पर इनाम घोषित कर रखा है। बदायूं की रहने वाली पीड़ित मां बेटी ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर आरोपी समाजवादी नेता खालिद परवेज पर कार्रवाई की गुहार की है। वहीं मैनपुरी में बारात जा रही और बाराती वहां से जहां से निकल रहे थे वहां उनके साथ नकदी सहित आभूषण लूटे गए हैं। बारातियों ने आरोप लगाया है कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने उनके साथ बेरहमी की है, उनके साथ मारपीट भी की है। टोल प्लाजा के कर्मचारी दबंगई से उनसे टोल टैक्स वसूलते हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्ड दिखाने पर टोल प्लाजा के कर्मचारी ने नाराज होकर गाली गलौज की है। टोल कर्मियों पर उन्होंने आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। टोल कर्मी आए दिन अभद्रता करते हैं। यह पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज टोल प्लाजा का है। छोटाला भाई था, टोल पे किसान यूनियन का था, उन्होंने पास नहीं किया तो इनका आपस में थोड़ा बहसबाजी हुई। एक लड़के ने गाली दी, तब ये भाई उतर के नीचे गया। जब ये नीचे गया तो सारे लड़के आ गए वहां के, बदतमीजी करने लगे और इसे मारने लगे। फिर मैं नीचे उतर के गया और मुझे बचाने मेरी वाइफ भी गई, मम्मी भी, सब गई। तो उन लोगों ने हम सबको ही मारा। यहाँ पे सारे निशान भी है और कंधा मेरा गिरा हुआ पड़ा है पूरा, इसका एक्सरा करवाया जाए। और ये सारे चोट है और मेरी चैन थी वो इस टाइम नहीं है। और पापा के पास कैश था जेब में 35,000 रुपए, वो नहीं है। तो ये मैनपुरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको बयान भी सुनवाया किस तरह से टोल प्लाजा के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। बाराती वहां से जा रहे थे, उनके साथ दबंगई की गई, मारपीट की गई। इस तरह की घटना को वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने
अपने मोबाइल से कैद किया है। यह तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है जो बाराती पक्ष के लोग थे कि उनके साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई, और जब इसका विरोध किया गया तब सैकड़ों की संख्या में वहां मौजूद कर्मचारी पहुंचे और उनके साथ जबरदस्त मारपीट की। आभूषण उनके लूट लिए गए, नकदी भी लूटी गई। तो बारातियों से नकदी सहित आभूषण लूट की यह मामला मैनपुरी से सामने आई है। बेवर थाना क्षेत्र का यह मामला है। टोल प्लाजा लगातार सुर्खियों में बना रहता है। वहां पर मौजूद कर्मचारियों से कई लोगों की शिकायत है कि वे गुंडागर्दी करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। वहीं 4 से 10 दिसंबर तक होने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह 2024 के अंतर्गत होने वाली विविध प्रतियोगिता की श्रृंखला का रविवार को शुभारंभ हो गया। गोरक्षा पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में होने वाले समारोह के उद्घाटन अवसर पर 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि समापन अवसर पर यानी 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। मुख्य साप्ताहिक आयोजन से पूर्व कई प्रतियोगिताएं रविवार से शुरू हो गई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर नीतीश शुक्ल ने बताया कि पीटी प्रतियोगिता महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मंगला देवी मंदिर, बेतिहाता में तथा सर्वोत्तम एनसीसी कैडेट चयन प्रतियोगिता महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर सुभाष चंद्र के निर्देशन में संपन्न हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि मूल्यांकन कार्य जो है वो संपन्न करते हुए पीटी प्रतियोगिता का परिणाम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर घोषित किया गया, जबकि सर्वोत्तम एनसीसी कैडेट चयन प्रतियोगिता का परिणाम शीघ्र ही परिषद की वेबसाइट पर घोषित कर दिया जाएगा। तो उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथियों की भी लिस्ट अब सामने आ चुकी है, वो हमने आपको बताया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में प्रातः भ्रमण के दौरान गौ सेवा की और जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। मंदिर परिसर में उन्होंने गौशाला में गोवंश को चारा खिलाया और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन के लिए पहुंचे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे, जिनमें भूमि विवाद, आर्थिक सहायता और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामले शामिल थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का यह दौरा गोरखनाथ मंदिर में उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा है, जो उनके जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छतरपुर में आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिता में शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय सागर के समूह ग्वाल नृत्य ने अपनी अग्रणी भूमिका के साथ परचम लहराते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। अब यह दल राज्य स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेने जाएगा। शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरोज गुप्ता और युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर संगीता मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किए गए बुंदेलखंड के पारंपरिक ग्वाल नृत्य की छतरपुर विश्वविद्यालय के मंच पर प्रस्तुति शुरू होते ही भारी धूमधाम और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दर्शकों ने इनकी सराहना की। ग्वाल नृत्य दल के सराहनीय प्रदर्शन को देखते हुए निर्णायक मंडल ने इसे पहला स्थान प्रदान कर राज्य स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी ने नृत्य दल को पुरस्कृत और सम्मानित किया। वहीं जीपीएस नेविगेशन के चलते एक दर्दनाक हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पुल से तेज रफ्तार कार नीचे गिर गई और 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। बाढ़ के चलते पुल का अगला हिस्सा बह गया था, नदी में समा गया था। स्थानीय लोग रामगंगा के किनारे पहुंचे तो उन्होंने कार को पड़ा देखा। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने वहां पर मौके पर पहुंचकर कार को पानी से बाहर निकाला।
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के खल्लपुर दातागंज मार्ग पर बन रहे पुल की यह घटना है। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खल्लपुर में रामगंगा नदी के बीच एक गाड़ी पुल से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है। तत्काल थाना फरीदपुर पुलिस एवं बदायूं से दातागंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इन तीनों के पहचान के प्रयास किए गए तो इनमें 2 के आईडी कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।